बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम एक्सपर्ट्स ओपिनियन के साथ मैं हूं महविश मुमताज़ बेग। नाजरीन, आज का ये ख़ास प्रोग्राम चूँकि बजट आज पेश कर दिया गया है और इस बजट में कहा यह जाता है कि आवाम के लिए रिलीफ है और जो एक गरीब तबका है, एक आम आदमी की दास्तान सुनते सुनते चूँकि शायद हुकूमत भी थक गई है, इसलिए आवाम को मुकम्मल तौर पर रिलीफ दिया गया है। अब ये बजट 2026-27 17.5 ट्रिलियन का बजट वाकई आवाम रिलीफ बजट है या फिर इसमें चूँकि IMF के शराइत हैं, दीगर जो है वो टैक्सेस और दीगर मामलात को मद्देनज़र रखते हुए ये आवाम की कमर तोड़ने के लिए काफ़ी है। इसके ऊपर बात करेंगे प्रोग्राम में। साथ ही कुछ फिगर्स आप लोगों के सामने सिर्फ रखूंगी क्योंकि बाकी तो खैर आम आदमी की बात करनी है, आवाम का जिक्र करना है और उनके लिए ये फिगर्स ये किस तरह से मायने रखते हैं, वो इसको किस तरह से देखते हैं, आया कि उनके समझ में भी आती है कि नहीं आती है जो हुकूमत इस वक्त बजट के नाम पे जो फैक्ट एंड फिगर्स सामने लेकर आए हैं। नाज़रीन, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ये फरमाते हैं आज के पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है और हुकूमत ने मुआशियत को बहरान से निकाल कर इस्तेहकाम की राह पर डाला है। बजट 2026 तरक्की और अवामी रिलीफ का बजट है। नाउ विल डिस्कस दिस थिंग इन दिस प्रोग्राम कि क्या वाकई जो औरंगज़ेब साहब फरमा रहे हैं ऐसा ही है, ऐसे ही मामलात हैं या फिर आवाम को समझने में दुश्वारियाँ हो जाती है। और चूँकि हम प्रोग्राम्स करते हैं फैक्ट एंड फिगर्स के बेस्ड पर, तो क्या ये वाकई रियलिस्टिक हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही वो फरमा ये रहे हैं कि इक़्तिसादी तरक्की की शरह 4% रहने का इम्कान है। अफराती ज़र की औसत शरह 8.2% तक मुतवक्के हैं। FBR महसूलात का तखमीना 15,260 अरब रुपए है। वफाकी महसूलात में सूबों का हिस्सा 8,850 अरब है। वफाकी हुकूमत की खालिस आमदनी 11,750 अरब होगी। FBR में इस्लाहात के नताइज हौसला अफराज हैं। माली साल 2022-23 में टैक्स वसूली 7,200 अरब थी और 3 साल में टैक्स वसूली दुगना हो गई है, यानी 2 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब इसके अलावा नाजरीन, ये जो सेहत आमा के लिए 25.1 अरब रुपए मुख्तस, हायर एजुकेशन के लिए 46 अरब रुपए मुख्तस हो चुके हैं। शुबा तालीम के लिए 26.3 अरब रुपए मुख्तस। IT बरामदात पर 0.25% रियायती टैक्स को बरकरार रखा जाएगा। दिफाई बजट का तखमीना 3,000 अरब रुपए और इनकम टैक्स में तनख्वाह तार जो तबका है उसके लिए 4 स्लैब में रिलीफ फराहम कर रहे हैं और आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ का हदफ 4% रखा गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफा करने की तजवीज़ है। अब नाज़रीन, बात ये करते हैं कि एक आम आदमी को इस बजट 2026-27 से क्या उम्मीदें वाबस्ता थी, क्या तवक्कात थी और किस तरह से मजदूर तबका और जो मुलाजमीन के शिकवा शिकायत थे, आज भी नाज़रीन हमने देखा कि उनका एहतजाज स्ट्राइक जारी था और उसमें जिस तरह से उन लोगों के साथ रवैया अख्तियार किया गया, क्या ये वजह है, इज़ दिस एनी जस्टिफिकेशन फॉर दैट, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और नाज़रीन, ओवरऑल IMF की जो शर्त शराइत थे उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे। फॉर दैट वी हैव पैनल फॉर विद अस। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं हसन बेग साहब, सीनियर एनालिस्ट भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। चौधरी खादिम अली मांडला साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। नईम सिद्दीकी साहब, इकोनॉमिस्ट हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं रियाज हुसैन बुपैरा साहब। सो अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद हसन बेग साहब। बेग साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, बजट 2026-27, आम सा सवाल यही है, अवामी बजट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच महविश। बात यह है कि ये बजट हर साल जब भी आता है तो ये हमारे जैसे गरीब गुरबा के लिए एक नई मुसीबत का बायस होता है, इसलिए कि नए टैक्सेस होते हैं, नई लेवीज़ होती हैं और रिलीफ नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इसलिए कि हर दफ़ा IMF का प्रोग्राम आपके साथ होता है और IMF से पहले अप्रूवल लेती है। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि हमारी पार्लिमान किस चीज़ को अप्रूव करेगी अगर पहले IMF जो है वो इस चीज़ को अप्रूवल दे चुका है कि फ़लाँ चीज़ ऐसे करें। अब गवर्नमेंट की बहुत सारी प्रायोरिटीज़ थी, उन प्रायोरिटीज़ में मेरा ख्याल है कि जो प्रायोरिटी रिलेटेड टू प्रॉपर्टी थी, रियल एस्टेट। अच्छा, बिफोर गोइंग ऑन दैट बेग साहब, अगर IMF अप्रूवल देता है पहले तो इसमें क्या बुरी बात है आपको, क्योंकि जो भी अखराजात हैं और दीगर मामलात में कर्ज की सूरत में IMF ही अप्रूव कर रहा है ना? नहीं, वो देखें, बात यह है कि चाहे है सो आप करें, हमको बस बदनाम किया तो फिर पार्लियामान का काम क्या रह जाता है? वो सिर्फ ठप्पा लगाना होता है। अगर वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो सकती, जो कि मेरा ख्याल है कि जो बजट IMF से फाइनल एक डॉक्यूमेंट अप्रूवल होती है उसके बाद पार्लियामान के पास जो इख्तियार है
उसकी समझ नहीं आती। बात यह है कि यहाँ पे जो अवामी नुमाइंदे बैठे हुए बात कर रहे हैं जी, मेरा ख्याल है कि इस बजट पे आप लोगों को मालूम है कि ऑलरेडी एक मिडिल ईस्ट का क्राइसिस चल रहा है और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो हैं, यानी ऑयल महंगा होने की वजह से बहुत सारा इन्फ्लेशन, बहुत सारा अफरात ज़र आपकी इकानमी का हिस्सा है। और उससे पहले अगर आप देखें तो हमारा चूँकि FBR का रेवेन्यू शॉर्टफॉल पहले से जा रहा था और वो रेवेन्यू शॉर्टफॉल होने की वजह से बुनियादी तौर पे ये काम हुआ है कि गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम लेवी, डीजल लेवी और सरचार्जेस लगा लगा के ऑलरेडी चीज़ों को और ज़्यादा महंगा कर दिया है। मेरा ख्याल है इस महंगाई के दौर में जो गुर्बत की शरह है, वैसे तो ये ऑफिशियली कहा जा रहा है कि 28.9% या 29% है, ऑलरेडी इस पे सर्वेज आ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो गुर्बत की शरह मेरा ख्याल है इससे कहीं ज़्यादा है। और वो गुर्बत की शरह इसलिए ज़्यादा है, कितनी लग रही है आपको अगर 30% मेरा ख्याल है कि महविश इस पे हमने बहुत सारे प्रोग्राम भी किए हैं, मैंने भी किए हैं, हमारे साथ पैनल में नईम सिद्दीकी साहब भी हैं। सच्ची बात ये है कि ये शरह जो है ना, कम अज़ कम अगर हम कहें तो 40% से ज़्यादा है, कम अज़ कम। और 40% से ज़्यादा का मतलब ये है कि अभी आप जो बजट दे रहे हैं, जो टैक्सेस लगाने जा रहे हैं, जो आप चीज़ों को जिस तरीके से लेके चल रहे हैं, इसका मतलब गुर्बत में और इजाफा करने जा रहे हैं। गुर्बत में इजाफा होने का दूसरा मतलब ये होता है कि आपके लॉ एंड ऑर्डर, आपकी डकैती, आपकी चोरियाँ, आपका जो मुआशरा है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं और वो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। एक साइड पे दहशत गर्दी ने हमारी जान खाई हुई है, दूसरी साइड पे ये वाले जो गरीब गुरबा है उनके लिए कोई, मेरा ख्याल है कोई स्कीम आनी चाहिए। वो स्कीम तो ये होनी चाहिए कि उनके लिए टैक्स फ्री किस्म का बजट होता। अब टैक्स फ्री किस्म का बजट अगर नहीं आ सकता तो फिर इसका मतलब है कि आप गुर्बत में इजाफा करने जा रहे हैं। ये IMF बैक्ड बजट है। IMF की हमारे साथ जो ताल्लुक है वो अपनी जगह पे, हमारी अपनी मजबूरियां अपनी जगह पे। हकीकत बात ये है कि IMF को भी उस तरीके से हम शायद वो नहीं कर सकते, ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने तो एक एज ए डॉक्टर जैसे वो तजवीज़ करते हैं कि ये टीके लगने चाहिए, ज़ाहिर है वो लगाने पड़ेंगे आपको। अब बात ये है कि इसमें एक जो बेहतर बात है, मेरा ये ख्याल है कि ये तो सारी वो नेगेटिव बातें हैं जो हम शुरू हो गए, वो ये है कि बेहतर बात एक ये है कि फिक्स टैक्स स्कीम जो है जो रिटेलर्स के लिए रखी गई है, मेरा ख्याल है उससे एक बिजनेस में डेफिनेटली थोड़ी सी बेहतरी आएगी। क्योंकि कोई रिटेलर जो है वो जब टैक्स अथॉरिटीज़ के पास जाता है तो वहाँ पे उस गरीब को एक टैक्स पे करना पड़ता है और दूसरा FBR के ऑफिशियल्स के लिए कुछ करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि ये अगर फिक्स टैक्स स्कीम आ रही है तो ये एक खुशायद बात है, कहना ये चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरा ये है कि IT के शोबे में अभी भी 0.25% किस चीज़ का रखा हुआ है। हम यकीन करें अपने प्रोग्रामों में, मैं तो मुस्तकिल और अपने आर्टिकल्स में भी लिखता रहा हूँ कि भाई अगर आपका एक पोटेंशियल है जिस शोबे में, वो ये है कि ये यूथ है जिसको ई-कॉमर्स में लगाएं, IT प्रोडक्ट्स और IT सर्विसेज में लगाएं और इनको फ्री हैंड दें। इनके लिए ये होना चाहिए कि समझे टैक्स हॉलीडे है, इनको तो 10 साल के लिए बिल्कुल खुला छोड़ दें। और उसके लिए ठीक है, गवर्नमेंट सोचती ज़रूर रहती है और वो कहते हैं कि हमने जो स्किल के प्रोग्राम है शुरू करने हैं उसमें IT भी शामिल होगा, लेकिन हकीकत बात यह है कि इसको कहीं उससे ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो बरामदात हैं वो इतनी स्टेगनेंट है, 30 बिलियन के अराउंड घूमती रहती हैं। आपके फॉरेन रिमिटेंसेस जो है वो उसको क्रॉस कर चुके हैं। तो फिर भाई आपने अगर कुछ करना है, बरामदात बढ़ानी है, तो ये IT के शोबे को, नौजवानों को अहमियत दें, उनको कोई इंसेंटिवाइज करें। अभी भी आप टैक्स लगा के बैठे हुए बात करने के लिए ये पूरे जो डॉक्यूमेंट्स अभी आपके और मेरे पास हैं, एक एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, एक एक फैक्टर के ऊपर बात करेंगे, तो हमारा पूरा प्रोग्राम की आज का पूरा रात भी शायद ना काफ़ी होगा। मैं आगे बढ़ूंगी नईम सिद्दीकी साहब के जानिब। नईम साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बेग साहब का तज्ज़िया आपने सुना, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। पहले उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया कि ये बजट अवामी बजट है या फिर नहीं है। अब आप फरमाएं कि ये बजट किस तरह से अवामी बजट नहीं है, और क्या वाकई हुकूमत कॉम्प्रोमाइज्ड थी, मजबूर थी, या फिर ये हुकूमत की विक्ट्री कहा जा सकता है कि इस बजट को पेश किया गया? जी शुक्रिया महविश। देखिए, हम तो कल से ही मैं ये बात कर रहा हूँ कि देयर इज़ नथिंग इन दिस बजट।
और वही आज आपने वज़ीर ख़जाना की तकरीर भी सुन ली, तो आप पूरी तकरीर में मुझे समझ नहीं आ रही कि जो 5 शुबा जात हैं जिससे गरीब आदमी का डायरेक्ट तल्लक है, यानी कि उसकी यूटिलिटीज़, उसका बिजली, उसका गैस, उसका पेट्रोल का बिल, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसकी सेहत और उसकी तालीम, ये इसका इस पूरे बजट में मुझे बताएं कि जिक्र है जो कि 95% वेट कैरी करता है किसी भी बजट को पेश करने के लिए। जब इनमें इन चीज़ों का इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। और मैंने तो कल भी ये कहा था कि ये शराफिया का बजट है, इसके जिसके 2 करोड़ की गाड़ी के ऊपर आप 2% लगाएं या 4% लगाएं, उसको क्या फ़र्क पड़ना है? जो 3000 सीसी की गाड़ी 8 करोड़ की लेनी है, उसको 2% महंगी सस्ती होने से क्या फ़र्क पड़ना है? फ़र्क तो उसको पड़ना है जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपये है और उसको किराए के मकान में वो रहता है, उसके बच्चे हैं, उसको स्कूल जाना है, उसको अस्पताल की ज़रूरत है, उसको ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, वो 400 रुपये लीटर का पेट्रोल कहाँ से किस में डलवाएगा? तो बेसिकली बल्कि मैं तो ये कहता हूँ ये तो 40,000 वाले वो लोग हैं जो शायद मोटरसाइकिल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब मुल्क के हालात, आप इकोनॉमिक हालात इस किस्म के हैं कि आप बड़े बड़े फिगर दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो ये तबका जो मजबूत तबका है, ये मजदूर तबका है, या सबसे जैसे अभी विवेक साहब ने कहा कि ये वो 40% से नीचे रहने वाला तबका। मैं आज आपको एक बात और बता दूँ कि अगर यही वाले हालात रहे तो अगले 5 साल में ये जो मिडिल क्लास एंड लिटिल अपर मिडिल क्लास है ना, ये भी गुर्बत में आ जाएगी। जिस किस्म के हम अब टैक्सेशन में क्या रियायत दी है आपके सामने। नहीं भाई, मेरे ख्याल ऑलरेडी आ चुके हैं 2 तबके जो है ना, वो आपके बिल्कुल सामने हैं कि उनकी जो तादाद है अब श्रिंक होता जा रहा है, मिडिल क्लास वो खत्म हो गई है तकरीबन। अच्छा, ये हुकूमत को नजर नहीं आ रहा? नहीं, देखिए इग्नोर कर रहे हैं। नहीं, अब मैं हुकूमत की साइड पे बात करूँ ना, तो हुकूमत भी मजबूर है। हुकूमत के पास अपने खराजात से फुर्सत नहीं है, हुकूमत के पास जो कमिटमेंट है उससे फुर्सत नहीं है, आमदन हुकूमत की कम है। अभी भी आप देखें कि 15 ट्रिलियन यानी कि 15,000 अरब जो है ना FBR का, और नॉन टैक्स रेवेन्यू 5,000 अरब है। ये 20,000 अरब आपका टोटल ये रेवेन्यू है। इसमें से आप सिर्फ 2 हेड आप निकाल दें, एक हेड आप इसका निकाल दें जो कि 57.5 है NFC अवार्ड के तहत, वो 10,000 अरब से ज़्यादा निकल जाता है, और दूसरा डेट सर्विसिंग के ऊपर 7,800 अरब रुपये रखा हुआ है। उसके बाद आपकी पेंशन है, उसकी आपको 3,000 अरब का डिफेंस का बजट है, उसके बाद BISP है, उसके बाद PFDP है, उसके बाद 100 ऐसे हैं जिसमें हुकूमत को इस साल कम से कम 20,000 अरब जो है ना कर्जा लेना पड़ेगा अपने मामला को सेटल करने के लिए। अब ये जो बात है, लेकिन हुकूमत तो कुछ और ही बात कर रही है। वो तो कह रहे हैं कि हमने बड़ी मुश्किल से और कामयाबी के साथ ये बजट पेश किया है। कह रहा हूँ मुश्किल में है, मैं तो कह रहा हूँ कि वो मुश्किल में है। मैंने कब कहा? आप तो दूसरी मुश्किलात का जिक्र कर रहे हैं ना। आप मुझे बताएं, अगर हमें तनकीद बराए इस्लाह करनी हो तो किस पे करें? हुकूमत पे कर नहीं सकते क्योंकि वो मजबूर है। इस्लाह करने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए। तनकीद बराए इस्लाह पे आप ना बोल सकते हैं और ना वो कर सकते हैं। तो क्या किया जाए? जो बजट आया है इसको सदस्लीम में खत्म किया जाए। आप मुझे बताएं कि आप जो अपने वसाइल के जो आमदनी के वसाइल हैं इस बजट में क्या अखराजात पूरे कर सकती हैं? सिर्फ आप एक इंडिविजुअल को लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें 25 करोड़ से, तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या हालात। देखिए ये जो फिगर्स है ना सारी, ये फिगर्स बिल्कुल उसको टैली नहीं करती, ये रियलिटी पे वो है ही नहीं है बेस के। ये बिल्कुल ये आपने देखिए 3.7% ग्रोथ दिखाई है, 2.7% से तो आपकी आबादी बढ़ रही है, तो आपकी ग्रोथ कहाँ जाएगी? अब एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग अभी विवेक साहब ने की कि जी सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि फिक्स टैक्स की। मैं सिर्फ ये एक सवाल विवेक साहब से पूछूंगा मंडे को कि जिस बंदे की आज ही पूछ लें, जिस बंदे की सेल सालाना 50 लाख है, फिक्स टैक्स स्कीम में वो आना चाहता है, वो भी 25,000 दे रहे हैं, और जिसकी सालाना सेल 20 करोड़ है वो भी 25,000 दे रहे हैं। तो मेरा मतलब है, मैं तो ये कहता हूँ ये एडवांस टैक्स, टर्नओवर टैक्स, इसका कंसेप्ट ही नहीं होना चाहिए। आप टैक्स टू टैक्सेबल करें, जो बंदा टैक्स, आप देखिएगा ये 40वीं स्कीम है। हम अगले साल बजट की इसी सेशन में बैठे होंगे और ये मेरे आप अल्फाज नोट कर लें कि आपको कोई खातिर खा इसका रिटर्न नहीं मिलेगा।
क्योंकि इसमें डिस्पैरिटी है। छोटा दुकानदार वो होता है जिसकी साल की जो टर्नओवर है ना वो 1 करोड़ 2 करोड़ होती है। 20 करोड़ वाले की टर्नओवर आप निकाल के देखिए, पाकिस्तान में 5% कंपनियां जो है वो 20 करोड़ की टर्नओवर दिखाती ही नहीं है। इसलिए कि टैक्स के जो मसाइल लोग समझते हैं, मुझे थोड़ा बहुत इसका इदराक है कि वहाँ पे आप 20 करोड़ का टर्नओवर दिखा दें और आपका प्रॉफिट डिटरमाइन कौन करेगा उसके ऊपर? कौन बताएगा कि 20 अरब? आप कैसे साबित करेंगे कि मैं 20 अरब में फायदे ही 2% है? तो ये बड़ी देखिए, ये बड़ी इन डेप्थ बातें हैं, इनको समझना चाहिए। और हम यहाँ जो बात करें, हम अपनी भी इस्लाह करना चाहते हैं और हुकूमत की भी सलाह करना चाहते हैं, और जो टैक्स का गैर मुनसिफाना निज़ाम है इससे भी जांच छुड़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जब तक टैक्सेशन का निज़ाम ठीक नहीं होगा उस वक्त तक खौफ की वजह से लोग कारोबार में नहीं आएंगे, और लोग जो टैक्स नेट में नहीं आ रहे उसके ना आने की सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि वो डरते हैं। वो इसलिए नहीं कहते। आप देखें ना, एक आज आपने कहा कि 6 लाख की बजाय 12 लाख के ऊपर 1% है, वेरी गुड। अब जिसके ऊपर 12 लाख की जिसकी भी आमदन है या 8 लाख से ऊपर टैक्स शुरू होता है, तो मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में क्रॉस द बोर्ड जिसकी 8 लाख से ऊपर आमदन उस पर टैक्स लगा दें। आपने क्यों वो शोबा छोड़े हुए हैं जो कि अरबों रुपए कमाते हैं और टैक्स नहीं देते? और उस अरबों रुपए में वो जो कमाते हैं उसमें वो बाकी बहुत ऐसे कारोबार कर रहे होते हैं जिसमें दूसरे लोग फिर जाते हैं। और फिर जो डिस्पैरिटी है मुख्तलिफ मुराहत की, किसी सेक्टर किसी इलाके में आप कहते हैं सेल टैक्स नहीं है, किसी इलाके में कहते हैं इनकम टैक्स नहीं है, किसी इलाके में आप कहते हैं डबल टैक्सेशन है। कहाँ बिजली का रेट जो है वो 60 रुपये यूनिट है, कहाँ बिजली का रेट 40 रुपये यूनिट है। ये जब तक क्रॉस द बोर्ड चीज़ों को नहीं लेके आएंगे, ताजर बरादरी को, हुकूमत को बैठ के हमें इस वक्त देखें ये रुपये छापना, अभी वक्त है ये बैठ के बातचीत करने का और आगे का कोई रास्ता निकालने का। रुपये छापना जो है ना ये कोई बड़ा काम नहीं है। प्रिंटिंग प्रेस लगा हुआ है, जितने मर्जी छाप लें। डॉलर लाने हैं, हमने डॉलर कैसे लाने हैं हमें उस पर गौर करना है। उसके लिए ये जैसे बेग साहब ने कहा 0.25% काटने के बजाय उनको 0.25% इंसेंटिव दें। उन्हें के भाई इस मुल्क को फुली रिलीफ दें उनको। देखिए हमारी बदकिस्मती है कि हम जो जिस चीज़ को सबसे बड़ा रेवेन्यू कह रहे हैं वो हमारी डायस्पोरा की रिमिटेंस है जो 40 अरब डॉलर आ रही है, लेकिन देखिए उसके मुकाबले में हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 27 बिलियन डॉलर भी नहीं हुई। जबकि दुनिया में देखें, बांग्लादेश में देखें, इंडिया में देखें, उनकी फॉरेन रेमिटेंस उनकी जीडीपी का बड़ा कम। ठीक है, नहीं सब इन सबको भी डिस्कस करते हैं साथ साथ, लेकिन जो आपने सवाल पूछा था बड़ा वैलिड पॉइंट था। मैं चाहती हूँ कि बेग साहब अगर इसके ऊपर आप रिस्पॉन्ड कर दें। वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? जी, मेरा ख्याल है कि देखें 2 चीज़ें हैं। एक नईम सिद्दीकी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल मैं उसकी मुखालफत नहीं करूँगा, इसलिए कि ही हिमसेल्फ इज़ ए बिजनेसमैन, ये इन सारे प्रोसेस से गुजर चुका है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बहुत सारे रिटेलर्स हैं जो टैक्स नेट में इस वजह से नहीं आना चाहते कि वहाँ पे FBR के लोगों को उसका सामना करना पड़ता है, और नतीजा ये निकलता है कि FBR के ऑफिशियल्स जो है उनकी रेपुटेशन हर किसी को पता है, हमारी पुलिस की रेपुटेशन पता है, हमारे बहुत सारे चीज़ों की। अब ये कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि किसी पे इल्ज़ाम इस तरीके से देना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हकीकत बात यह है कि ये अज़हर मिन शम्स है कि वो लोग जो है वो FBR के पास नहीं जाना चाहते, FBR ऑफिशियल्स के पास नहीं जाना चाहते, और वहाँ पे जाने के बाद उनके साथ क्या होता है, हो सकता है उसने उसकी इनकम जो है वो शायद 5 लाख भी ना हो, लेकिन उस ऑफिशियल को खुश करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो लिहाजा गवर्नमेंट ने ये सोचा, मेरा ये ख्याल है, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सबको एक लाइन में मतलब खड़ा करें, और ठीक है उसमें कुछ लोग फ़ायदा उठा जाएंगे, नाजायज़ फ़ायदा होगा, लेकिन ये है कि कम अज़ कम ये सेल्फ असेसमेंट स्कीम की तरह इसमें ये होगा कि फिक्स टैक्स है तो कम अज़ कम सारे लोग खुशी खुशी शायद आ जाए, आपकी टैक्स बेस बढ़ जाए, और टैक्स बेस बढ़ने की वजह से आगे जो है ना आप चल। ओके, बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, वक्त हुआ है एक शॉर्ट सा ब्रेक का। ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, बात कर रहे हैं बजट के ऊपर। बजट 2026-27 अवामी बजट है या नहीं है, अवाम दोस्त बजट है, अवाम दुश्मन बजट है। नईम सिद्दीकी साहब जो कि यहाँ पर इकोनॉमिस्ट भी हैं, वो फरमा ये रहे हैं कि देयर इज़ नथिंग इन दिस बजट, और ये क्यों कहा जा रहा है। इसी के हवाले से नाजरीन हम पैनल की राय लेने की कोशिश कर रहे हैं, मांडला साहब से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या इसके ऊपर अपनी राय रखते हैं। मांडला साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फरमाइएगा बजट को ओवरऑल किस तरह से परस्यू करना चाहिए, किस तरह से बयान करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया महविश। देखिए पहली बात ये कि ये अवामी बजट नहीं है, ये इंतज़ामी बजट है।
ये इंतजामात जो चलाने हैं ये वो बजट है। यानी कि 18,771 अरब रुपए का बजट इन्होंने दिखाया है, तकरीरों में बताया है। तो मेरा ख्याल है उसमें 8,054 अरब जो है वो सूद की मद में चला गया, जो इनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। पूरे बजट का 45% जो है ना वो सूद की अदायगी में इन्होंने देना है, जो यौमिया 22 अरब रुपए बनता है। तो बाकी इन्होंने क्या कर दें, बीच में जो खसारा दिखाया इन्होंने कि खसारा मेरा ख्याल है कुछ 7,000 कुछ का खसारा दिखा दिया। वो खसारा कहाँ से लेंगे, वो किस कोल पकड़ेंगे या अवाम की हड्डियों से निकालेंगे। और उस पूरे बजट की तकरीर में ये जो मसूफ हैं वज़ीर ख़जाना, वो क्या अपने आप को जो है ना बहुत बड़ा जो 30 मार खान होकर बताते हैं कि 3 सालों में या 2 सालों में जो रेवेन्यू कलेक्शन थी 7,200 उसको हमने दुगना कर दिया। दुगना करके अवाम का बेड़ा गर्क किया। ये उन्हीं से टैक्स लिया ना, और कहाँ से लेना था कि बाकी भी पूरे तुम्हें टैक्स देखे तो लेना था ना। मान लो मैं भाई नहीं कैसे मामला टैक्स चलेंगे, आप टैक्स नहीं देंगे मैं टैक्स नहीं दूंगी तो फिर क्या? नहीं मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि टैक्स जिनसे लेना बनता है वहाँ तो जा नहीं सकते। जिनसे नहीं लेना अभी डायरेक्ट टैक्स ले लेते हैं पेट्रोल के ऊपर। और पूरे खित्ते में इतना महंगा पेट्रोल कहीं है मुझे बताएं? ये भारत है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, यहाँ 1 लीटर के ऊपर 100 रुपये से ज़्यादा 150 रुपये तक जो है ना वो टैक्स है। जिस मजदूर ने मजदूरी के लिए घर से निकलना है और पूरे दिन में उसने 1 ही लीटर डालना है और वो 1 लीटर के ऊपर 150 का टैक्स दे रहा है। और उसकी उजरत देखें कितनी है, 800, 1000, 1200, इससे ज़्यादा तो नहीं है। ये सबको पता है कि अभी पूरे बजट में जी जो उजरत है उसमें 10% का इजाफा। तो उजरत का इन्होंने डिजिट नहीं बताया कि वो बताते हुए इनको शर्म आती थी कि भाई को 37,000 उजरत है, 40,000 उजरत है। वो क्यों नहीं बताई? 40 तो क्लियर है ना? नहीं मैं वही बता रहा हूँ कि तो बताए कि बताते क्यों नहीं, शर्म आती। दूसरी बात कि आप लोगों ने जैसे जो सैलरीज में इजाफा किया है मुलाजमीन की 7%, मुझे बताया कि ये महंगाई का जो तूफान था, अभी जो फीसद का जो सिस्टम है इनका तनख्वाह बढ़ाने का, जिसकी 40 लाख तनख्वाह है ना उसका तो 2,80,000 रुपया बढ़ जाएगा। और जिस गरीब की 40,000 तनख्वाह है उसका कितना बढ़ता है? उसका 2,200। मुझे बताएं कि इस महंगाई के तूफान का सबसे ज्यादा असर गरीब पे पड़ना था, जो 40,000 ले रहा है, जो 30,000 ले रहा है, जो 50,000 ले रहा है। और ये पालते किसको हैं? जो उनकी पहले ही अभी 10 लाख या 40 लाख या 30 लाख वाले को तो अगर 28,000 30,000 ना भी मिले तो मेरा ख्याल उसके ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ता। इनको चाहिए ये था कि फीसद वाले सिस्टम से निकलने के बाद महंगाई को सामने रखते हुए यानी कि ये क्लैरिटी कर दे कि जनाब जिनकी तनख्वाहें यानी कि 25,000 हैं, 30,000 हैं, 40,000 हैं, उनकी तनख्वाहों में 20,000 रुपये का इजाफा, तमाम की सैलरीज में 20,000 का इजाफा कर दे, 25 का कर दे, 50 का कर दे। ऐसा नहीं किया ना, कर नहीं सकते ना उसको। हाँ, क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए कि जो लोग बजट बनाते हैं वो खुद मुतफीज होते हैं सिस्टम से, ये फीसद वाले सिस्टम से कि अगर कोई 10% बढ़ेगी तो हमारी लाखों में बढ़ जाएगी और गरीब आदमी की वही सैकड़ों में चंद 1,000 रुपया उसकी जो है ना वो सैलरी बढ़ जाएगी। इसी तरह जो 20,000 पेंशन ले रहा है उसकी पेंशन कितनी बढ़ जाएगी? 1,400। और जो 10 लाख ले रहा है उसकी कितनी बढ़ जाएगी? यही एक फर्क है कि जिस फर्क को निकालने के ये कभी सोचते भी नहीं है। लेकिन मानव साहब आपको इस बजट को तस्लीम करना पड़ेगा ना। ये नहीं तो तस्लीम देखो बात ये तस्लीम ना करे तो कहाँ जाए? क्या कर सकते हैं? कोई रास्ता नहीं है। कहाँ जाना है अवाम ने? अवाम ने तो इन्हीं को पालना है, इन्हीं की महारत, इन्हीं की जैशियाँ, इन्हीं के प्रोटोकॉल। मुझे बताएं कि ये जब तक अपनी औकात में जिसके हाथ में डंडा है वो जो भी अदारा है वो कहता है मेरा बजट इतना कर लो, वो जो भी सूबा ताकतवर है वो कहता है मेरा इतना कर दो, वो कह रहे हैं जनाब फलानी स्कीम है उसमें इतना कर दो। जैसे सिद्दीकी साहब ने कहा कि हेल्थ में या एजुकेशन में कितना बजट है? 60-70 अरब। कहाँ से करेगा बंदे? कोई तरीका है? कुछ अच्छी भी बात है इसमें, बजट में कुछ अच्छा भी है। नहीं अच्छा कर दे सकते। नहीं बात यह है कि बजट इनके अभी वश में नहीं है ना।
क्योंकि ये मकरूज है, ये कशकाल वाला बजट है और जो डिक्टेशन IMF देता है उसको उन्होंने मानना है। 22 अरब रुपया योमिया। ये इनकी मजबूरी है या इनकी नाअहली है? नहीं, मजबूरी तो नहीं हम कहते, ये इनकी यशियों का एक ठिकाना है। ये मनी लॉन्ड्रर कहाँ गई है इनकी? ये जितना IMF देता है ये उन्हीं के ममालिक में डंप हो जाता है ना। कोई बेल्जियम में चला गया, कोई लंदन, कोई कहाँ अंपायर बन गए, कोई पनामा बन गया, कोई इनके पजामे बन गए। मुझे बताएं कि ये सारा माल तो वहाँ डंप है, तो ये उन्हीं ममालिक में डंप करते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि उन्हीं की ड्यूटी करते हैं कि जनाब आप सूद के ऊपर कर्ज लेते जाए। हाँ। और जब तक आप लेते जाएंगे वो ये उनकी गुड बुक में। एक दिन ये कह दें, जब PDM की गवर्नमेंट थी तो यही प्राइम मिनिस्टर था शहबाज, तो मेरा वो स्पीच कर रहा था, उसने बोला हम चाहते हैं कि आवाम को सब्सिडी दे, पेट्रोल की बात हो रही थी, तो उसने बोला कि हमें IMF ने रोक दिया है। अगर IMF 10 रुपए की सब्सिडी का इख्तियार इन हुकूमतों को नहीं देता तो मुझे बताएं बाकी उन्हें बड़े फैसले क्या करने हैं। ये तब तक जो अपनी जो तमाम आज़ादी, जो तमाम फैसले सलब हो चुके हैं इनके, उनके आगे सरदगू हो चुके हैं। अगर चाहते हैं बावकार जिंदगी गुजारना तो मेरा ख्याल जो अपनी इनकी मुआशी औकात है उस औकात के अंदर रहकर अपना बजट डिजाइन करें। आपने जो पॉइंट्स रेज किए मांडा साहब, उसकी तरफ मैं वापस आऊंगी, मेघ साहब से भी रिव्यू लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हुमायूं इकबाल शामी साहब भी मौजूद है लाइन के थ्रू। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। बहुत शुक्रिया। हुमायूं साहब फरमाइएगा, इस बजट को आवाम दोस्त बजट कहा जा रहा है या नहीं, और अगर आपको जवाब नहीं में है तो फिर क्यों? देखिए बात सुने, जब भी बजट पाकिस्तान में आता है ना तो वो हमेशा यही कहा जाता है आवाम दोस्त होता है, लेकिन वो आवाम दोस्त कभी भी नहीं होता है। एंड सबको पता लग जाता है। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊंगा कि अब बजट की तो वो अहमियत ही नहीं रही। उसकी वजह ये है कि आपकी 3-4 जो बेसिक चीजें होती हैं यूटिलिटीज की, जिसमें आपकी बिजली है, बिजली की जो उसका प्राइसेस है, जो पेट्रोल की प्राइसेस है, डीजल की प्राइसेस है, गैस की प्राइसेस है, ये सारी की सारी ऑलरेडी डीरेगुलेटेड है। ये जब चाहे आप पेट्रोल की प्राइस हर हफ्ते बढ़ती है या कम होती है, जो भी होती है एडजस्ट होती है। बिजली की जब चाहे कंपनी बढ़ा सकती है, कोई मसला नहीं उसके साथ। गैस का भी यही सूरत हाल है, डीजल का भी यही सूरत हाल है। ये असल सबसे बड़ा बोझ तो आम आदमी के ऊपर बिजली, गैस और पेट्रोल ये वाला होता है, ठीक है ना। वो तो डीरेगुलेटेड बजट से बाहर है, उसका बजट से ताल्लुक ही कोई नहीं। जब चाहे बढ़ा दे उसका तो ताल्लुक ही कोई नहीं। कुछ चीजें रह जाती हैं ऊपर इनको बढ़ाना होता है या घटाना होता है, तो इस लिहाज से वो तो मैं समझता हूँ जो। और उसके अलावा भी ये होता है कि जो हम देख रहे हैं कि साल में 2-3 दफा मिनी बजट भी आता है, यानी वो उसको बाद 4-5 पिछले साल भी हुआ है कि दरमियान के अंदर वो लगाया और टारगेट पूरे नहीं हो रहे, चले जनाब कुछ चीजों पर टैक्स बढ़ा दें, कुछ ये कर दें, क्योंकि उनको भी दिखाना होता है। तो इस लिहाज से ये बजट जो होता है वो बजट आप अगर वो अवाम दोस्त भी कह दें, जो मर्जी कह दें, एंड ऑफ द डे वो अवाम दोस्त कि लोगों को तो इससे दिलचस्पी होती है कि एंड ऑफ द डे उनकी जो है जेब में रहता क्या है और खर्च क्या होता है। तो वो तो आपको मैंने बता दिया है कि सारे का सारा ये तो यूटिलिटी तो सारी ऑलरेडी डीरेगुलेटेड है, उसका बजट से ताल्लुक ही कोई नहीं है। और बाकी 2-3 दफा मिनी बजट आ जाएगा। इन्फ्लेशन रेट का पता कोई नहीं कि इन्फ्लेशन कहाँ जाता है। इस वक्त उनके पास बड़ा अच्छा मौका भी आ चुका है। ये ईरान जो बात चल रही है वहां पर, उसकी वजह से पेट्रोल प्राइसेस हैं। पेट्रोल आपको पता है प्राइसेस ऐसी हैं जिसकी वजह से हर चीज महंगी होती है। आपकी बिजली भी महंगी होगी, बार बर्दारी महंगी होगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी। तो उसका नतीजा ये है कि वो हर चीज की कीमत, जो ट्रांसपोर्टेशन तो हर चीज होने फैक्ट्री से आना है, कोई एग्रीकल्चर की चीज है उसको भी आना है मार्केट के अंदर, तो वो कीमतें बढ़ जाएंगी उसकी। तो वो तो उनके इख्तियार में नहीं। बाकी ये है कि बजट में इस वक्त तो बात यह है कि चंद लफ्जों का फेर होता है। तो अब इतना आपका अभी जो बात हो रही है ये तो मैं बड़े अरसे से बात कर रहा हूँ कि यही वाली जो कि आपका इतना बड़ा आपने एक्सपेंसेस में डाल चुके हैं आप अपना ये जो जब IMF आपने तो मेरे ही प्रोग्राम में ये भी फरमाया था कि इस हुकूमत के पास एक्सपर्ट्स मौजूद ही नहीं है रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स की आवाज़, और स्पेशली जब हम इकोनॉमी का जिक्र करें तो कोई बंदा इनके पास नहीं है। ये सही है, और ये किसी भी सियासी तो बजट ऐसे ही आ गया, बजट ऐसे ही पेश हो गया, औरंगजेब साहब ऐसे ही फैक्ट एंड फिगर्स रखे जा रहे हैं। नहीं वो बजट देखें, बजट बनाना तो ये जो बजट मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम किया, बजट क्या बनाते हैं पिछले साल का जो बजट होता है वो कंप्यूटर में चढ़ा होता है, उसके अंदर वो मंगवा ले 10% के करीब वो उसके अंदर
इजाफा करके वो फिगर चेंज करके वो कहते हैं हमको आगे पीछे करना होता है। एक्सपेंसेस वो आपने बढ़ाने होते हैं कि आप डिपार्टमेंट्स को कहते हैं 10% एक्सपेंसेस बढ़ा के अपना बजट दे दें, उस हिसाब से एडजस्ट करने के लिए आपने थोड़ा बहुत होता है, बाकी वो डेफिसिट फाइनेंसिंग में डाल देते हैं, कुछ बोरोइंग में डाल देते हैं। तो वो इस तरीके से होता है, गोरा होता है अल्फाज कोई ऐसी आम आदमी बड़ा उसको लेता है, लेकिन जहाँ बनता है उनको मालूम है इसकी हकीकत क्या है। तो वो तो हमसे ना पूछिए। तो यानी कि ये तो सिर्फ एक सेशन हो गया आवाम को दिखाने के लिए, और ऑपोजिशन का भी शोर शराबा जो है वो एक रस्मी तौर पर होता है, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है आपके मुताबिक? ठीक है, ठीक है हुमायूं साहब, इजाज़त दें। मेरे आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है लीगल एडवाइज़र FBR रियाज हुसैन बुपैरा साहब। बुपैरा साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फरमाइएगा, ये बजट तो खैर पेश कर दिया गया और अब इसमें जितने फैक्ट एंड फिगर्स दिए गए हैं और अब इसको लेकर तासुर ये दिया जा रहा है कि ये आवाम दोस्त बजट नहीं है और ना ये बजट का मुकम्मल तौर पर इख्तियार जो है वो पार्लियामान के पास था। ये इल्ज़ामात समझते हैं आप या सिर्फ तनकीद समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर पिछले जो बजट्स हैं दो पिछले अगर उनको देखा जाए तो ये उस लिहाज से बहुत अच्छा बजट था। क्या था? उनके लिहाज से इन कंपेयर टू जो प्रीवियस बजट थे ना, अगर उसको सामने रखा जाए तो फिर तो ये बेहतर था। ठीक है, हाँ क्या है फिर? हाँ वही है ना, बेहतर है। लेकिन उस हिसाब से क्योंकि पिछली दफ़ा एम्प्लॉइज़ के लिए बड़े मसाइल था, उनको बहुत ज़्यादा आपको पता है टैक्स लग रहे थे, उसके ऊपर रिलीफ दिया गया कुछ चीज़ों में। लेकिन इवन देन ये जो बजट होते हैं ना, ये जो है स्पेशली ये बेसिकली वोटर ओरिएंटेड है, पब्लिक ओरिएंटेड नहीं है। अब जो बेसिक चीज़ है ना इसके अंदर, जो अभी आप जो बार वज़ीर ख़जाना साहब बात कर रहे थे, वो कहते हैं जी हमें हुनरमंद अफराद को करने। तो क्या हुनरमंद अफराद को बनाने के लिए हमने क्या किया है? हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए तो लड़ाई करते रहे लगातार, कितना फंड चाहिए कितना नहीं जाना चाहिए। अगर इसी के ऊपर हम वोकेशनल की तरफ इख्तियार जाते और हम मुल्क के अंदर मैं इसके कि हम वो बना दें, क्या कहते हैं, खाने दें सारा कुछ, उससे बेहतर ये कि क्यों ना ट्रेड दें, उन लोगों को सिखाएं। तो वो था अभी जितना टास्क मेरे नज़दीक जितना भी टास्क है जो भी सामने लेके, जब तक आप मुल्क के अंदर हुनरमंद लोग नहीं लेके आते, और हुनरमंद का मतलब ये कि जितना इस साइड पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट करें, लोग आने वाली नस्ल के लिए करें। तो वो बहुत ज़रूरी है। जो रह गया मेरे नज़दीक वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत अहम था, जिसके ऊपर तवज्जो नहीं देगी, और जब तक हम इसको नहीं लेके चलेंगे, दुनिया में जाके देखें, बांग्लादेश में देखें ज़्यादातर मशीनें चला रही है ना औरतें। इसी तरह चाइना जब डेवलप हो रहा था, उनकी औरतें लगातार काम कर रही थी, स्किल दे रहे थे। इंडिया के अंदर स्किल दी जा रही है, लोगों के अंदर इंडस्ट्री लगी है। हमारे कुछ पहले हमारे जो अपर पंजाब है, जैसे सियालकोट है, गुजरांवाला, उधर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री थी, कॉटेज इंडस्ट्री थी, बहुत सारी इंडस्ट्री थी, लेकिन वो भी बैठ चुकी है पावर की वजह से। तो हमें उसको उसकी वजह से रीजनरेट करना पड़ेगा, हमें वापस आना पड़ेगा उस। बाकी रहा FBR का ताल्लुक, तो FBR ने तो अपनी कोशिश की है, वो एक सरकारी डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट वो क्या करे, वो जितनी वो अब कोशिश कर रहे हैं बेस को बढ़ाने के लिए। अभी वो इंसेंटिव जैसे उन्होंने अभी वो एक स्कीम दी, जल्लातिया ठीक जो भी एक कोशिश की जा रही है कि जितने भी जिनकी आमदनी 20 करोड़ से नीचे है, ताजर हैं, वो 1% जमा करा दें। ठीक है, ये कोशिश की जा रही है नेट में डालने के लिए। और क्योंकि अगर इनको नेट में नहीं डाला जाए तो हम एम्प्लॉइज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा 600 अरब तो हम सिर्फ एम्प्लॉइज़ से ले रहे थे, अब उसको कम कर दिया गया है। तो उसके ऊपर एक एफर्ट्स बाकी रहना कि अब बहुत ज़्यादा ज़ाहिर प्रॉब्लम तो है, लेकिन उस प्रॉब्लम के लिए पहले की निस्बत एफर्ट्स तो अपनी जगह पे हो रही है और वो कर रहे हैं। लेकिन इवन देन हमें हर हालत में अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी और अपने सिस्टम को और एक FBR नहीं है। अब आपको जब करेक्शन की बात करते हैं तो फिर पूरी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना, उनके जो हमने प्रोटोकॉल और अखराजात और वो किए हैं ना, जब तक हम वहाँ से कट नहीं करेंगे ना, उस वक्त तक हम नहीं जा सकते। अच्छा, अभी तक आप समझते हैं कि FBR का किरदार ठीक रहा है? अहम तो था ही, एफर्ट्स कर रहे थे, मैं समझता हूँ उन्होंने एफर्ट्स किए, बहुत एफर्ट्स किए। शॉर्टफॉल और दीगर महसूलात वो उनको मैं जहाँ तक समझता हूँ, ये पिछले कई 2-3 महीनों से उन्होंने छुट्टी क्यों नहीं की, हफ्ते वो लगातार 4 दिन उनकी छुट्टी ना करने से मुझे बताया ना, डिपार्टमेंटल जो एफर्ट्स आनी चाहिए थी वो आ गई हैं। एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताएं, रोल क्या है FBR का? आप बताएं। FBR तो बेसिकली एक रेगुलेटर है जो लॉ बना के उसको दे देता है ना पार्लियामेंट, उसको अमल करना है उसे, नॉट मोर देन दैट। वो तो कोई चीज़ इवन कोई चीज़ पहले SRO बनाते थे वो भी नहीं बना सकते, वो भी वहाँ से आता है। तो आपके आने से पहले नईम सिद्दीकी साहब फरमा रहे थे शॉर्टफॉल के हवाले से भी, फरमाइएगा नईम साहब, आप क्या समझते हैं कि साल के एंड तक या अगले साल तक हमें क्या देखने को मिलेगा, कितना शॉर्टफॉल रहेगा? देखिए, अब पिछले 2 सालों को अगर कंपैरिजन करें
तो 2024 और 25 में हमारा इस साल जो हमारा शॉर्टफॉल है 800 अरब के करीब है, और पिछले साल दोनों मिला के तकरीबन 1500 अरब का शॉर्टफॉल है। और ये अगला साल जो हमने 15,000 अरब का हदफ रखा है, और उसमें कोई इस वक्त कोई वाज़िया टैक्सेशन सामने नज़र नहीं आ रही है। उसको देखते हुए इनडायरेक्ट टैक्सेशन जैसे लेवी है या और कोई इस किस्म के टैक्सेस लग के तो कोई पैसे कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन इसमें तो मेरा ख्याल है कि 1500 अरब से ज़्यादा का शॉर्टफॉल जो है नज़र आ रहा है, बरकरार रहेगा। लेकिन बात ये नहीं है, अभी जो बात हो रही है ना FBR, देखिए FBR एक इम्प्लीमेंटर है, कलेक्टर है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी पॉलिसीज़ FBR बनाता है जो कि जो ताजर फ्रेंडली नहीं है या जो बिज़नेस फ्रेंडली नहीं है। मसलन एक सिस्टम है पूरी दुनिया में टैक्सेशन का कि आप एक सर्टन परसेंटेज के ऊपर टैक्स लगाते हैं पूरी दुनिया में। तो पाकिस्तान में जो टैक्स लगता है वो शायद अमेरिका और स्कैंडिनेवियन के टैक्सेस से ज़्यादा ना हो, लेकिन उसके मुकाबले में जो सहूलतें वहाँ लोगों को मिली हुई हैं, जो गवर्नमेंट फैसिलिटी। देखिए पहली बात समझने की ये कि टैक्स का पर्पज़ क्या है। टैक्स का पर्पज़ है टू कलेक्ट द मनी टू स्पेंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है टैक्स का। यहाँ पर यही मतलब है, पाकिस्तान में भी यही मतलब है। पाकिस्तान में ये मतलब नहीं है, पाकिस्तान में कलेक्ट द मनी टू पे द डेट्स। अभी जो FBR ने जितने पैसे भी कलेक्ट करने हैं ना, उसमें 8,000 रुपया तो सरकार ने दे देना है सूद के मद में। तो कहाँ मतलब अभी जैसे बात हो रही है 26 अरब रुपया आप तालीम पे रख रहे हैं और 25 अरब रुपया आप सेहत पे, मतलब कुछ कहने की बात है। ये तो GDP का 0.25% भी नहीं बनता, और ये दुनिया में प्रायोरिटी है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक टैक्स का एक मुनसफाना निज़ाम होता है। आप जाके छापे मार रहे हैं, फैक्ट्रियों में छापे मार रहे हैं, लोगों की पकड़ दकड़ करें, उससे जो है खौफ की फ़िज़ा है। पाकिस्तान एक इतना ज़बरदस्त कंट्री है कि यहाँ पे दुनिया में कोई भी आगे बिजनेस कर सकता है, क्योंकि यहाँ की इन्वायरमेंट ऐसी है, यहाँ पे वर्किंग आवर इतने कंड्यूसिव हैं कि आप 24 घंटे काम कर सकते हैं। ये नहीं कि एक तरफ बर्फ़ें पड़ी हुई हैं, एक तरफ आग लगी हुई है। यहाँ पे तो इंतहाई बेहतरीन माहौल है और शानदार लेबर अवेलेबल है। उसके बावजूद आपके पिछले 5 साल में 90 मल्टीनेशनल मुल्क से बाहर चलेगी। ये सोचने बड़ी तेजी से गए हैं, और तेजी से गए। क्यों गए हैं? सवाल ये पैदा होता है, क्या वो 64% टैक्स पे कोई सस्टेन कर सकते हैं? और ये तो वन साइड ऑफ द स्टोरी है। दूसरी जो स्टोरी है उसकी एक्सपेंडिचर है, चीज़ें हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। टिकट टैक्स को आप कॉर्पोरेट टैक्स है इसको 25% पे लेके आए, आप नॉर्मल सैलरी टैक्स को 20% पे लेके आए, आप मुल्क में इकोनॉमी का पहिया घूमने दें, रेवेन्यू को टैक्स को रेवेन्यू मत समझें, डिविडेंड ऑफ इकोनॉमी जब तक नहीं होगा उस वक्त तक आपका मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता। किसी भी मुल्क के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो खुद ब खुद टैक्स आएगा। और प्राइवेट सेक्टर जो वाइज सेक्टर है जो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, और हमें तो यहाँ मिलियंस ऑफ पीपल, तो करोड़ों लोगों की एम्प्लॉयमेंट चाहिए। हुकूमत के पास तो 5-6-7 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो हमें इसमें हुकूमत का हाथ बटाना है, हुकूमत के साथ कोऑपरेट करना है, और हुकूमत को हमारे साथ कोऑपरेट करना है। उस कोऑपरेशन की वजह ये है कि दोनों साइडें बैठें। आप देखें ये सर बैठे हैं FBR के एडवाइज़र हैं, जिनको पता होगा कि आप जब आपकी जो रिटर्नें आ रही हैं, आपकी जब प्रॉपर्ली टैक्स चीज़ें आ रही हैं, तो आप बंदे को नोटिस दे दें 111 का, उसको कहें भाई आ जाओ भाई, तुम्हारी कोई डिस्क्रिपेंसी है, हमें कुछ चीज़ों को पता चला है, आप आओ इस बंद कमरे में बैठो और हमारे साथ, बजाय इसके कि आप बंदूकें लेके और बंदे लेके हर दुकान में, हर फैक्ट्री में, तो उसमें होगा कुछ भी नहीं। वही बंदा पैसा उठाएगा, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देगा, मुबारक साहब स्माइलिंग, या किसी सेफ इन्वेस्टमेंट कर दें। ठीक है जी मुबारक साहब। अच्छा, मेरे पास वक्त कम रह गया, तो हम जरा वक्त को उसकी मुनासबत से देखते हैं। ओरेकल की बात हो रही थी, बहुत बड़ी कंपनी है, तो क्यों गया? उसके पीछे R&D, उसने EI इक्विपमेंट डेवलप नहीं किया, उठा के देखो कि उसकी पूरी दुनिया में भाग रही है, पाकिस्तान से नहीं है। बड़ी बड़ी जो कंपनी की बात है, पूरी दुनिया में बिजनेस छोड़ रही है, उनका R&I जो अपनी डेवलपमेंट थी ना उसके ऊपर। नंबर 2 ये अभी मैं बात कर रहे हैं सिद्दीकी साहब, नोटिस की बात कर रहे हैं, 111 के नोटिस की बात की, नोटिस जा रहे होते हैं, लेकिन अगर टैक्स पेयर करने वाला बिल्कुल ही अवॉइड करे तो क्या करेगा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ है। तीसरी जहाँ तक बात कर रहे हैं, इसके ऊपर तो पूरी आपको पता है
मीटिंग होती रही थी और उसके ये तय हुआ था कि पहले ट्रेड यूनियन को बताया जाता है कि सूरत हाल है, अभी भी वही तय हुआ है, लेकिन दोनों साइडों से ताली एक हाथ से नहीं बजती। वो भी उसने तो मुल्क चलाना है ना, मुल्क चलाने के लिए अपनी एफर्ट्स कर रहे थे। बिल्कुल जी, आप ठीक फरमा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तजज़ियेकार हैं सैयद वसीम सज्जाद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम और आपको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में। वसीम साहब फरमाइएगा, बजट के हवाले से फरमाइएगा, ये अवाम दोस्त बजट, अवाम दुश्मन बजट, यही एक जो है ना जुमला इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है और मेरा बुनियादी सवाल भी प्रोग्राम का यही है। अवाम दोस्त बजट तो कभी आ नहीं सकता। हर साल जो बजट पेश होता है पर हम यही कहते हैं ये अवाम दुश्मन बजट है, ये अवाम दोस्त बजट है। जिस तरह अवाम के ऊपर एक साल में कितनी दफा बजट आते हैं, अब तो बजट का वैसे ही हम कह देते हैं कि साल बाद बजट आता है, हर 15-20 दिन बाद तो पेट्रोल बम गिरा दिया जाता है। अब जो टोटल जो आपकी मुआशरत का जो दारो मदार है वो सारा पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से। जब तक आप पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से कोई हुकूमत ईरान के साथ कोई मुआहदा नहीं करती या ईरान से ऑयल नहीं लेती, उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि ये भी ये एफबीआर की तरफ से बताया जा रहा है कि उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट की। मैं समझता हूँ एफबीआर में भी इस्लाहात की जरूरत है। जब तक एफबीआर के अंदर इस्लाहात नहीं होगी ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या करते हैं, इनके टारगेट अचीव नहीं होते, ये अवाम पे बोझ डाल देते। इन्होंने इनके लिए सबसे आसान हल है वो पेट्रोल का रेट बढ़ाना है, पेट्रोल ऑयल का रेट बढ़ाया और अवाम के ऊपर महंगाई का बम फेंक दिया। ठीक है वसीम साहब, मेरे पास बात कम रह गया आज बहुत, और चूंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग पैनल है मेरे पास, तो मैं लास्ट क्लोजिंग रिमार्क सबसे लेना चाहूंगी। बेग साहब फरमाइएगा, हाउ वी कैन एडजस्ट विद दिस बजट। हाँ, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल उसको अप्रूव करती है अंडर आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और उसमें लिखा हुआ है कि 156 ये कहता है कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ये इंश्योर करेगी कि सारे इलाकों में एक जैसी डेवलपमेंट हो, लोगों को एक यानी जस्टिस मिलेगी, इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगी। नंबर 2 ये मकसद होता है इस बजट का कि लोगों को कहीं ना कहीं को रिलीफ दिया जाए। तीसरा मकसद ये है कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट कुछ चीज़ें हों। मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें मादूम हूँ, तो फिर इस बजट को क्या नाम दे सकते हैं? आप कोई नाम दे लें, हम ऐसे ही तबसरा करते रहेंगे। ये मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा बजट है जो बुनियादी तौर पे IMF की रिकवरी के लिए है, गुर्बत को बढ़ाने के लिए है और डेवलपमेंट के खिलाफ है। ये बजट ऐसा नहीं है जिसको कहा जा सके ये अवाम दोस्त है। अवाम दुश्मन तो हम लफ्ज यूज करें ना करें, लेकिन अवाम दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मानव साहब क्लोजिंग रिमार्क्स। IMF प्रोग्राम से जब तक हम नहीं निकलेंगे उस वक्त तक बजट के बारे में आप अच्छे उम्मीद नहीं रख सकते कि आपके लिए हुकूमत को अच्छा बजट है, जब तक IMF प्रोग्राम से नहीं निकलेंगे। ठीक है मानव। देखिए महवेश, बात यह है कि जिस मुल्क की 40% आवाम जो है वो सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही हो, 2.5 से 3 करोड़ बच्चा स्कूल कर्ज से बाहर हो, फिर को मेरा 3 करोड़ के करीब शुगर के पेशेंट हो, इसी तरह हेपेटाइटिस के, इंटरनेशनली दुनिया में मुख्तलिफ अदारों की रेटिंग आप देख लें, दहशत गर्दी में आप कहाँ खड़े हैं, अदल इंसाफ में आप कहाँ खड़े हैं। मेरा ख्याल कि ये तमाम रिपोर्ट्स और इंडिकेशन ये बता रही हैं कि यहाँ कोई अवामी किस्म के ना कोई फैसले हैं। उसकी वजह बड़ी ये है कि ये हुकूमत ही अवामी नहीं है, तो अवामी बजट कैसे बढ़ा सकते हैं? ये निज़ामी हुकूमत है और निज़ाम ही चलाने के लिए ये सारे बजट हैं, और बाई हक एंड क्रक बाई IMF जो वो डिक्टेशन देगा कि यहाँ ये बढ़ाएं, ये बढ़ाएं, ये बढ़ाएं, वो बढ़ाते जाएंगे। इनको अवाम से क्या लेना देना? अगर अवाम के खैर खा हूँ तो मेरा है कि अवाम के जो फैसले हैं उनके आगे अपना जो है ना इनाद ज़िद उसको पहले सरेंडर करेंगे तो वाम, क्योंकि पहले तो ये होता है ना कि वाम के पास जाके वोट लेना है, तो वो फार्म 47 के बाद तो मेरा कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया, लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वोट कहीं को जाके डाले, वो फैसले उनके अपने हैं। तो मेरा है कभी अवामी कहना इस बजट को या दूसरे जितने भी फैसले हैं, मेरा ख्याल है वो गलत है, नाइंसाफ़ी है अवाम के साथ। तो आगे भी ऐसे करते जाएंगे जब तक ये IMF के जंजल से नहीं निकलते, अपने सूदी निज़ाम का ख़ात्मा नहीं करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन रिबा व इन कसूरा फ इन आक़िबतहु तसीरु इला कुल्ली, कि बेशक सूद खा कितना ही ज़्यादा हो जाए, बिल आखिर उसका अंजाम फ़क्र और ज़िल्लत है।
और ये जिल्लत ही है, खुद बेकारी अपने आप को कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब फैसला कर लेंगे ना कि हमने निकलना है तो अल्लाह सुबहान ताला की ज़ात फिर मदद करेगी। अभी तो ये फैसला है उसमें बदे हुए हैं वो, हालांकि आइंदी अमेंडमेंट जो हुई है पीछे उसमें भी लिखा हुआ है, उन्होंने फैसला तरमीम की है कि 28 तक हमने जो है ना सूदी निज़ाम से निकलना, लेकिन मेरा ख्याल उस तरफ बढ़ नहीं रहा। देखिए जी, फिलहाल ये बजट के फाइनेंस की बिल की डिटेल आएंगी तो पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इसमें थोड़ी बहुत जो रिलीफ है वो सैलरी तबके को है। बाकी जैसे मैंने पहले बताया कि आम आवाम के लिए क्या रखा है उस पर कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आ रही। ठीक है, सो हाउ वी कैन डील विद दिस बजट? We should take it as usual. Every year it comes and we discuss and we enjoy this season of the budget season। और ये बजट फेस्टिवल इस बजट की कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई पॉलिसी डायरेक्शन नहीं है, कोई किस तरफ जा रहा है, सिर्फ वो जो डे टू डे अफेयर्स होते हैं उनको डील करने के लिए दिया गया है। और IMF के बगैर आप चल नहीं सकते, तो इसलिए जी जहाँ तक मैं तो बड़ा पेसिमिस्टिक हूँ, क्योंकि एफर्ट्स की जा सकती है। ज़ाहिर है IMF ने हमने कर्जा लिया हुआ है ना, गलत ये थी, ले चुके हैं, फंसे हुए ना, मकरूज हैं। जब तक उस कर्जे को उतारेंगे नहीं उस वक्त तक हम दबते जाएंगे। तो ये कहना कि अचानक तो नहीं हो सकता। अब उन्होंने फिगर देखे तो ट्राई कर रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए। बाकी अभी देखें रिलीफ के अंदर जहाँ तक टैक्स बहुत सारी ये तो नहीं है, ये यकदम करें एक दिन की बात तो नहीं है, सिस्टम है ना, करने के लिए कोई एफर्ट नहीं हो रही। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई मंसूबा ऐसा नहीं है जिसके तहत ये आप बात तो सुने की तरफ जा रहे हो, कोई ऐसा मंसूबा नहीं है। मैं यही बात कर रहा हूँ। IMF से हमने पैसे लिए ना, हमने लिए है ना, तो हमने उसको जान छुड़ानी है ना। गवर्नमेंट ने लिए, गवर्नमेंट की तो आपकी है ना, ये उन्होंने लिया जिनके अंपायर बाहर है। आप क्या चाहते हैं, मुल्क हमने चलाना है ना, है तो हमारा अल्टीमेट। अब क्या सारी चीज कहते हैं, अगर बैठ के हम इतने ही मुल्क के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं, मुल्क कैसे चलेगा? ये बजट की चीजों को देखना। अभी टैक्स उठा के देख लें, बहुत सारे रिलीफ इवन जो आइटम आ रहे थे, कुछ हमारे फीमेल्स के लिए जो आइटम थे उसके ऊपर भी लिया। अगर उठा के देखें, अभी मैं सुनता आ रहा था कि उसके अंदर बहुत सारे रिलीफ मिले और भी छोटी छोटी चीजें, लेकिन अचानक इतना पुराना क्या पहले की ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है जी, वसीम साहब क्लोजिंग रिमार्क्स। मैं ये समझता हूँ कि ये जो बजट है, इस बजट को मेरे सीनियर्स जो बैठे हैं उन्होंने भी देखा है। ये बजट टोटली जो है IMF प्रोग्राम का हिस्सा है। जब तक, पहले भी मैंने कहा है, IMF प्रोग्राम से हम नहीं निकलेंगे, अपने पांव पे नहीं खड़े होंगे। इस वक्त रियासत की भी जिम्मेदारी है, अवाम की भी जिम्मेदारी है, ताकि सियासी जमातों की भी जिम्मेदारी है। ये सियासी जमातें अपना फीडबैक नहीं देती। पार्लियामान के अंदर जितनी सियासी जमातें बैठी हैं, हुकूमत को इनपुट देना चाहिए और अभी भी इस पे निगोशिएशन हो सकता है। इस तरह का बोझ अवाम पे डाला गया है। मेरे ख्याल में इस बजट के जैसे ही बजट के बारे में अवाम तक ये मैसेज कन्वे हुआ होगा, तो अवाम बहुत ज्यादा इस बजट को ये समझती है कि ये जालमाना एक जो FBR की तरफ से नलायकियां, उनकी जो कुताहियां हैं, उसका जो बोझ है ये पाकिस्तानी अवाम के ऊपर डाला गया है। हुकूमत को और हुकूमत की जो टीम है उसको इस पे गौर करना चाहिए। ठीक है, ओके जी वसीम साहब, वी थैंक आवर पैनल फॉर शेयरिंग देयर इनसाइट्स। और नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।